हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज का जो टॉपिक है वो है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इनके फंक्शंस की बात करेंगे, डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करेंगे, कौन सी डिजीज होती है, ठीक है, उन सब की बात करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, पहला प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन सा लेते हैं? नाइट्रोजन। ठीक है, कौन सा लेते हैं? नाइट्रोजन। अब देखिए वो चीज़ें जो पिछली क्लास में अपनों ने किया वो आपको साथ साथ याद रखनी होगी। ठीक है, अब साथ साथ एक न्यूट्रिएंट करें तो इनके बारे में आपको देखते रहना कि क्या क्या है। जैसे नाइट्रोजन की बात करूं तो ये किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? तो नाइट्रेट और अमोनिया में होता है। कंबाइंड है या अनकम्बाइंड? तो ये क्या है? कंबाइंड न्यूट्रिएंट है। ठीक है, सोर्स क्या होता है इसका? ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, इंडिकेटर प्लांट इसका क्या होता है? कॉलीफ्लावर और कैबेज। तो आप साथ साथ याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले इसके फंक्शंस की बात करूं कि नाइट्रोजन के फंक्शंस क्या है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कार्य, कि नाइट्रोजन के कार्य क्या है। तो पहला तो कार्य क्या हो गया कि नाइट्रोजन जो है वो वेजिटेटिव जो ग्रोथ होती है उसके अंदर हेल्प करता है। तो इट हेल्प्स इन वेजिटेटिव ग्रोथ। ठीक है, कि ये जो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि होती है उसके अंदर क्या करता है? सहायता करता है। पहला पॉइंट हो गया इट हेल्प्स इन वेजिटेटिव ग्रोथ। सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे कि इट्स कंपोनेंट ऑफ एमिनो एसिड एंड प्रोटीन। किसका कंपोनेंट है ये? एमिनो एसिड और प्रोटीन का कंपोनेंट है। कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पूछा जाए कंपोनेंट किसका है तो एमिनो एसिड और प्रोटीन। ठीक है, एमिनो एसिड और प्रोटीन का कंपोनेंट कौन है? नाइट्रोजन। थर्ड पॉइंट इसके अंदर क्या लिख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है ना वो कंपोनेंट किसका होता है? क्लोरोफिल एंड पोरफायरिन का। ठीक है, तो इट इज कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल एंड पोरफायरिन रिंग। ठीक है, पोरफायरिन रिंग और क्लोरोफिल का कंपोनेंट कौन है? नाइट्रोजन। फिर आपके दिमाग में ये भी आएगा कि सर क्लोरोफिल का तो हमने कोई और भी न्यूट्रिएंट का नाम सुना था। ठीक है, तो क्लोरोफिल का कौन होता है? मैग्नीशियम होता है। लेकिन यदि एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज ए कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल और आपके सामने ये ऑप्शन हो NPK और मैग्नीशियम, तब तो आपको टिक करना है मैग्नीशियम पे। ठीक है, और यदि आपको ऑप्शन में मैग्नीशियम मिले ही नहीं, ठीक है, मान लो आपको जिंक मिल जाए, फिर आप किस पे टिक करोगे? फिर आप करोगे नाइट्रोजन पे। तो मेन कंपोनेंट क्लोरोफिल का कौन है? वो तो है मैग्नीशियम। ठीक है, और यदि सीधा कंपोनेंट पूछा जाए और ऑप्शन में मैग्नीशियम ना हो तो आपको किस पे टिक करना है? नाइट्रोजन पे टिक करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। फोर्थ पॉइंट इसके अंदर इसका वर्क लिख सकते हैं आप। एक तो वेजिटेटिव ग्रोथ हो गया, ठीक है, एमिनो एसिड और प्रोटीन का ये कंपोनेंट है। ठीक है, और क्या है? क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल और पोरफायरिन रिंग होती है इसका कंपोनेंट होता है। पोरफायरिन रिंग कैसी होती है? देखिए इस प्रकार से पोरफायरिन रिंग होती है। ठीक है, इस प्रकार से होती है। बीच में क्या होता है? मैग्नीशियम, और आगे इधर नाइट्रोजन चार, मतलब मेन कंपोनेंट इसका पोरफायरिन का कौन है? मैग्नीशियम, और बाकी नाइट्रोजन होता है। तो याद रख लेना कि कंपोनेंट कौन है क्लोरोफिल और पोरफायरिन रिंग का? तो नाइट्रोजन है। ठीक है, और इसके बाद में अपने ये बोल सकते हैं कि जो यदि सीधे मैग्नीशियम ऑप्शन न हो तो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम दोनों ऑप्शन हो तो मैग्नीशियम को अपने टिक करना है। फोर्थ अपने ये भी लिख सकते हैं कि इसको क्या बोला जाता है? क्वालिटी न्यूट्रिएंट बोला जाता है। इट इज known as quality nutrient for fodder and vegetable। ठीक है, किसके लिए? वेजिटेबल और फॉडर क्रॉप के लिए जो क्वालिटी न्यूट्रिएंट है वो कौन है? नाइट्रोजन। अब यहाँ पे भी एक चीज़ याद रखनी है कि आपसे यदि डायरेक्ट पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज ए क्वालिटी न्यूट्रिएंट,
तो आपने किसका नाम लिखना है, पोटेशियम का, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए फोडर क्रॉप और वेजिटेबल जो क्रॉप होती है उसके लिए क्वालिटी न्यूट्रिएंट की बात की जाएगी तो नाइट्रोजन इसका आंसर होएगा। तो याद रख लेना। वैसे जब पोटेशियम कराऊंगा तो उसके अंदर मैं लिखा दूंगा कि जो कंपोनेंट है, सॉरी, जो क्वालिटी न्यूट्रिएंट होता है वो पोटेशियम होता है, लेकिन यहीं पर भी आप नोट करके लिख सकते हो एक साइड में कि मेन कंपोनेंट कौन है, ठीक है, इसका क्लोरोफिल का तो मैग्नीशियम, और जो सीधा यदि एग्जाम के अंदर ऑप्शन ना हो मैग्नीशियम तो नाइट्रोजन करना है। यही ऐसी बात इसमें है कि क्वालिटी न्यूट्रिएंट सीधा पूछा जाए क्वालिटी न्यूट्रिएंट तो आप पोटेशियम लिख लो, और यदि पूछा जाए फोडर क्रॉप और वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए क्वालिटी न्यूट्रिएंट तो कौन है, नाइट्रोजन है। अब एक चीज़ याद रखना, कोई भी आप थ्योरी एग्जाम दे रहे हैं ना तो उसके अंदर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 4 कार्य पूछता है ना, 4 फंक्शन पूछता है, तो आपको इस टाइप से लिखने होते हैं, ठीक है। आप यदि एक ही पॉइंट के बारे में 2-3 बार लिखते जाओगे तो एग्जामिनर देख लेगा कि ये तो रट्टा मार के है ना, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से बढ़िया बढ़िया 4 पॉइंट चूज करने होते हैं, ठीक है। और इस टाइप से ये 4 पॉइंट आप लिख के आओगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि इस बच्चे को नॉलेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अपनों ने हर एक पॉइंट जो है वो अलग अलग बात के, सेम नहीं है कोई भी पॉइंट, ठीक है। इसमें ग्रोथ की बात हो रही है, इसमें ये कंपोनेंट की बात कर रहा है कि अमीनो एसिड प्रोटीन का है, इसमें क्लोरोफिल, इसमें क्वालिटी न्यूट्रिएंट की बात हो रही है, ठीक है ना। तो 4 कार्य पूछता है तो इसके अच्छे से नोट्स बना लेना। आप कोई चीज़ 10th क्लास में है चाहे 12th में है, ठीक है ना, चाहे BSc का थ्योरी एग्जाम दे रहे हो, किसी में भी दे रहे हो, और न्यूट्रिएंट का क्वेश्चन आता है 4 कार्य पूछता है तो आप ज़्यादा, वैसे वो 2 कार्य पूछता है लेकिन 4 भी पूछ लेते हैं, तो आपको ये नोट्स बना लेने अच्छे से, इनके बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है ना। इस प्रकार पॉइंट से लिखते हैं तो एग्जामिनर नंबर ज़्यादा देते हैं। ये तो हो गए इसके कार्य। अब इसके बात करते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स की, कि नाइट्रोजन के डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो है वो कैसे दिखाई देते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स, डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करूंगा, ठीक है। तो अपनों ने जो कल की क्लास थी डेफिशिएंसी सिम्टम्स की, तो उसके अंदर मैंने एक आपको चार्ट बनवाया था, उसके अंदर लिखाया था कि पुरानी पत्तियों पे किसके, नई पत्तियों पे किसके, मिडल लिप्स पे किसके, ठीक है, टर्मिनल बर्ड पे किसके होते हैं। तो आपको वो चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। और उन सभी क्लासेस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रत्येक लेक्चर में आपको मिलता रहेगा। अब देखिए नाइट्रोजन के डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करूं तो नाइट्रोजन के कहाँ दिखाई देते हैं, ओड लिप्स पे दिखाई देते हैं, पुरानी पत्तियों पे, तो इट अपीयर ऑन ओड लिप्स, ठीक है, कहाँ दिखाई देते हैं, पुरानी पत्तियों पे। सेकेंड पॉइंट ये लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन की यदि कमी हो जाएगी तो ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, तो ग्रोथ विल बी स्टॉप या स्लो, ग्रोथ विल बी स्टॉप या स्लो, ठीक है। और ये पॉइंट आप हर किसी न्यूट्रिएंट में लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन, कोई भी न्यूट्रिएंट है उसकी कमी होने पे पौधे की वृद्धि रुक जाती है, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि ग्रोथ विल बी स्टॉप या स्लो, किसकी वजह से, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से। एक तीसरी चीज़ और याद रखना इसके अंदर कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाती है, वी शेप क्लोरोसिस हो जाती है, ठीक है ना, वी शेप क्लोरोसिस हो जाती है। अब एक चीज़ याद रखो, कल अपनों ने वो चार्ट पढ़ा, उसके अंदर क्लोरोसिस और इंटरवेनियल क्लोरोसिस की बात की थी। तो जो ओल्ड लिप्स थी उसके अंदर क्लोरोसिस किससे हो रही थी, नाइट्रोजन से, और इंटरवेनियल क्लोरोसिस मैग्नीशियम से हो रही थी। ऐसे यदि न्यू लिप्स की बात करूं तो उसके अंदर सल्फर से हो रही थी क्लोरोसिस, और इंटरवेनियल फेरस और मैग्नीज। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ओल्ड लिप्स की। तो ओल्ड लिप्स के अंदर क्लोरोसिस किससे होती है, नाइट्रोजन से। वी शेप क्लोरोसिस का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये पत्ती है ना, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि इस टाइप से यहाँ से पत्ती बिल्कुल पीली हो जाती है ना, तो अब ये इस टाइप से वी शेप बन जाती है, इसको बोलते हैं वी शेप क्लोरोसिस। या कई बार क्या होती है, आधी से ज़्यादा पत्ती ना पीली पड़ जाती है इस टाइप से, इसको बोल देते हैं वी शेप क्लोरोसिस। अब आपको जैसे ये वी शेप क्लोरोसिस आगे और भी टर्म आती है, इनको क्या करना होता है, आपने, आपके पास सभी के पास फ़ोन होता है तो आप उसके अंदर नेट पे सर्च मारो कि वी शेप क्लोरोसिस कैसे होती है। अब जब इसका डायग्राम देखोगे ना तो आपको आसानी से समझ आ जाती है कि हाँ वी शेप क्लोरोसिस का मतलब वो होता है, और ये नाइट्रोजन से होती है ना। बाकी मैंने बता दिया कि इस टाइप से वी शेप क्लोरोसिस होती है, डायग्राम देखोगे तो और ज़्यादा बढ़िया समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये थी इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स। अब बात करते हैं कि इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज़ कौन सी हो जाती है, ठीक है, नाइट्रोजन की। और एक चीज़ याद रखना, सभी न्यूट्रिएंट में से नाइट्रोजन इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है ना, कम से कम 20 क्वेश्चन तो नाइट्रोजन से बन जाते हैं। अब बात करता हूँ डिजीज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी
कि नाइट्रोजन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं पौधों के अंदर। ठीक है, तो बात करते हैं डिजीज़ की। तो एक याद रखना, डेफिशिएंसी और एक्सेस से अलग अलग डिजीज़ होती है ना। तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, तो उसकी बात कर लेते हैं। पहली होती है बटनिंग। ठीक है, बटनिंग डिजीज इन कॉलीफ्लावर। और यदि एक चीज़ बता देता हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे जो भी आपको टॉपिक कराया जाएगा वो इतने बढ़िया तरीके से कराया जाएगा कि एग्जाम का एक भी क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं लगेगा कि सर ने कराया नहीं था। ठीक है ना, अब मैं क्लासेस ले रहा हूँ न्यूट्रिएंट की, ठीक है, साथ साथ मैं क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, तो आपको लग रहा है ना कि हमने जो भी किया वही से क्वेश्चन बन रहा है ना, तो आपका हर एक टॉपिक कवर होएगा। तो बटनी डिजीज होती है कॉलीफ्लावर के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से। एक डिजीज और होती है, कौन सी, स्टारवेशन डिजीज। कौन सी होती है, स्टारवेशन। ठीक है, स्टारवेशन डिजीज इन सीरियल्स। सीरियल्स क्रॉप। ठीक है, स्टारवेशन डिजीज हो जाती है सीरियल्स क्रॉप के अंदर। तो याद रख लेना कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से दो होती है, बटनिंग और स्टारवेशन डिजीज। ठीक है ना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉलीफ्लावर के अंदर जो बटनिंग डिजीज होती है वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है। अब बात करते हैं डिजीज ड्यू टू एक्सेस, मतलब नाइट्रोजन की अधिकता से कौन कौन सी डिजीज होती है। तो उसके अंदर फर्स्ट डिजीज आती है, पहली आती है होलो हर्ट। होलो हर्ट डिजीज किसके अंदर होती है, ये होती है पोटैटो के अंदर। होलो हर्ट इन पोटैटो, आलू के अंदर जो होलो हर्ट डिजीज होती है वो किससे होती है, नाइट्रोजन की अधिकता से होती है। सेकेंड नंबर पे बात करूं, होलो स्टेम। इन कॉलीफ्लावर। अब यहाँ पे भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, एक्सेस से कौन सी हो रही है, होलो स्टेम इन कॉलीफ्लावर। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर हमने कॉलीफ्लावर के अंदर जो होलो स्टेम डिजीज होती है उसके बारे में तो कुछ और ही न्यूट्रिएंट का पढ़ा था, है ना। तो आपने सही पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो याद रख लेना, जब बात आती है कॉलीफ्लावर के अंदर होलो स्टेम की, तो होलो स्टेम जो कॉलीफ्लावर के अंदर होती है वो तो नाइट्रोजन की तो अधिकता से होती है, प्लस किससे होती है, बोरोन की डेफिशिएंसी से होती है। याद रख लेना कि कॉलीफ्लावर में जो होलो स्टेम डिजीज होती है वो नाइट्रोजन की तो अधिकता से होती है और बोरोन की डेफिशिएंसी से होती है। तो आपके यहीं पे भी आप नोट लगा के लिख सकते हो कि होलो स्टेम इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बोरोन, वरना बोरोन के अंदर तो मैं आपको लिखाऊंगा, लेकिन यहीं पे आप लिख लोगे तो आपको याद भी रह जाएगा। थर्ड चीज याद रखनी है कि इंसेक्ट एंड पेस्ट इंसिडेंस इंक्रीज। जो कीड़े मकोड़े होते हैं इनका प्रकोप क्या हो जाता है, कीट पतंगों का प्रकोप बढ़ जाता है। अब देखिए कैसे, नाइट्रोजन से मैंने क्या लिखाया था कि वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होती है। वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब कि पत्तियां वगैरह जो है बहुत ज़्यादा होगी। वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाएगी तो उस पर ज़्यादा जो ये कीट पतंगे रहेंगे ना, इंसेक्ट वगैरह ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, नाइट्रोजन से इंसेक्ट पेस्ट जो इंसिडेंस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये थी इसकी एक्सेस से होने वाली बीमारियां। ठीक है ना, 3 पॉइंट हैं इसके अंदर मेन वो मैंने आपको लिखा दिए। ठीक है, और एक मतलब ये भी आप लिख सकते हो ना कि वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ गई तो इंसेक्ट पेस्ट इंसिडेंस भी बढ़ गया। अब एक चीज़ याद रखना, यहीं पे फिर एक पोटेशियम का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आ रहा है इंसिडेंस, यदि यहाँ पे आ जाए रेजिस्टेंस, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस इंक्रीज, तो वो किससे होता है, पोटेशियम से। तो यहाँ पे आप नोट लगा के ये भी लिख सकते हो, वरना पोटेशियम तो मैं लिखा ही रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर मैं लिखा दूंगा हर पॉइंट कि इंसेक्ट पेस्ट जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके अंदर होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल न्यूट्रिएंट कौन सा है, पोटेशियम है। ठीक है, ये हो गया नाइट्रोजन अपना कंप्लीट। अब बात करते हैं फास्फोरस की। हालांकि आज मैं वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहले मैंने की थी तो उसके अंदर वो 19 मिनट पे वीडियो बंद हो गई थी, फास्फोरस आधा ही कंप्लीट हुआ था, तो मैं दोबारा बना रहा हूँ। ठीक है ना, सेकेंड न्यूट्रिएंट है फास्फोरस। एक मिनट में देख लेता हूँ चल रही है क्या। ठीक है, फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरस के अंदर वो सारा आप कवर करो
कि फास्फोरस क्या है, अवेलेबल फॉर्म इसकी क्या, H2PO4 माइनस, ठीक है, कंबाइंड है या अनकंबाइंड, तो ये क्या है, कंबाइंड है। इसका सोर्स क्या होता है, एपेटाइट होता है जी। और मैं बात करूं कि इसका इंडिकेटर प्लांट क्या है, तो आप इंडिकेटर प्लांट क्या बता सकते हो, इसका मस्टर्ड, ठीक है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि टैन है या एनाइन, तो आप क्या बोलोगे, एनाइन है सर ये, ठीक है ना। अब फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि फास्फोरस के फंक्शन क्या होते हैं। पहला फंक्शन है, और इसके फंक्शन अच्छी तरीके से याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन बनते हैं, इसके फंक्शन में से क्वेश्चन आते हैं। इसको बोला जाता है नॉन एज की ऑफ लाइफ, ठीक है, की ऑफ लाइफ बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ DNA एंड RNA, ठीक है। DNA और RNA का जो निर्माण है उसके लिए कौन सा न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल है, तो फास्फोरस है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, की ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज ए की ऑफ लाइफ, तो आपको ऑप्शन क्या टिक करना होगा, फास्फोरस का, ठीक है। सेकंड है, इसको एक और नाम दिया जाता है नॉन एज एनर्जी करेंसी, क्या बोल देते हैं इसको, एनर्जी करेंसी के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है, नॉन एज एनर्जी करेंसी, ड्यू टू किसके कारण, किसकी फॉर्मेशन करता है भैया, ये करता है, एनर्जी की बात आ रही है तो एनर्जी क्या होती है, ATP एंड ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये किसकी फॉर्मेशन करता है, ATP और ADP की फॉर्मेशन करता है। थर्ड नंबर पे बात करूं कि इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रूट डेवलपमेंट, ठीक है, जड़ निर्माण में जो है ये सहायक होता है, ठीक है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रूट डेवलपमेंट। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, IBPS के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रूट डेवलपमेंट होता है उसके लिए कौन सा न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल है, तो आप क्या लिखोगे, फास्फोरस। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूट डेवलपमेंट, तो आप क्या लिखोगे, फास्फोरस। और जब आज क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा रहने वाला है, 30 मिनट से ऊपर की क्लास हो जाएगी, और इसके अंदर मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम है कि 31 मिनट से ज़्यादा बनते नहीं, तो अपने आज वाली क्लास और जो कल वाली क्लास हुई थी उसके इकट्ठे क्वेश्चन कर लेंगे अगली क्लास के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट के अंदर एक ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कैल्शियम, उसके बाद थोड़े छोटे छोटे पॉइंट है बाकियों में, मैग्नीशियम और सल्फर में। तो फास्फोरस के 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट लगा लेना कि जो इसके सारे पॉइंट है वैसे तो इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है रिस्पॉन्सिबल वाला रूट डेवलपमेंट के लिए। फोर्थ है कि इट्स हेल्प्स इन सेल डिवीजन, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, या ये बोल सकते हैं कि इट इज़ कंपोनेंट ऑफ सेल डिवीजन, या ऐसे बोल सकते हैं इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है। अब फिर आपके यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी कि सर सेल डिवीजन के लिए तो हमने कोई और ही न्यूट्रिएंट सुना हुआ है ना, तो याद रख लेना कि जब सेल डिवीजन की बात आए और इनोगेशन की बात आए, है ना, सेल डिवीजन और सेल इनोगेशन की बात आती है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, कैल्शियम, ठीक है। और यदि कैल्शियम ऑप्शन में नहीं है तो आपको फास्फोरस का टिक करना होगा कि सेल डिवीजन के लिए हेल्प कौन करता है, फास्फोरस करता है, लेकिन मेन कंपोनेंट की बात आती है तो कैल्शियम है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें याद रख लेना, ये इसके 4 कार्य हो गए। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स की। डेफिशिएंसी सिम्टम्स, डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करूं तो वही कल वाली बात, जो इंडेक्स बनाया था वो सारे यही रहने वाला है। फास्फोरस के भी सिम्टम किस पे दिखाई देते हैं, ऑड लीव्स पे दिखाई देते हैं ना, तो अपीयर ऑन ऑड लीव्स, अपीयर ऑन ऑड लीव्स, ठीक है। जो फास्फोरस होता है इसके डेफिशिएंसी के सिम्टम्स कहाँ दिखाई देते हैं, पुरानी पत्तियों पे दिखाई देते हैं। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, वो कल वाले चार्ट है, बाकी तो यही रह जाता है। और इसकी डेफिशिएंसी से एक चीज़ लिख लो
कि जो फास्फोरस होता है इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है कि जो पत्तियां होती है वो पर्पल कलर के अंदर चेंज हो जाती है। ठीक है, तो याद रख लेना कि ड्यू टू फास्फोरस एंथोसाइनिन पिगमेंट इंक्रीज। ठीक है, फास्फोरस की वजह से एंथोसाइनिन जो पिगमेंट होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज एंड लीव्स बिकम पर्पल कलर। ठीक है, पत्तियां कैसी हो जाती है, पर्पल कलर की हो जाती हैं, बैंगनी रंग की हो जाती है। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्पल कलर लीफ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो कौन है, फास्फोरस है। ठीक है, फास्फोरस बढ़ेगा तो जो फास्फोरस की कमी से एंथोसाइनिन जो पिगमेंट होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है और उसकी वजह से क्या हो जाती है, पत्तियां जो पर्पल कलर की हो जाती है। ठीक है, इसकी डिजीज़ की बात करेंगे तो इससे एक ही डिजीज़ होती है, मेन इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जो फास्फोरस की डेफिशिएंसी जो डिजीज़ होती है वो कौन सी होती है, सिकल लीफ डिजीज। ठीक है, जो फसलों के अंदर सिकल लीफ डिजीज होती है वो किसकी कमी से होती है, तो फास्फोरस की डेफिशिएंसी से होती है। फास्फोरस के अंदर एक कंसेप्ट होता है जिसको बोल देते हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। ठीक है ना, वो क्या होता है, देखिए कि जो एसिडिक सॉइल होती है ना, एसिडिक सॉइल होती है उसके अंदर कौन कौन से जो होते हैं एलिमेंट होते हैं, तो एक तो होता है फेरस और एक होता है एल्यूमिनियम, है ना, और एक एल्केलाइन सॉइल होती है। ठीक है, एल्केलाइन सॉइल के अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है। अब देखिए जो एसिडिक सॉइल है उसके अंदर तो फेरस और एल्यूमिनियम होता है, उसके कारण जो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी हो जाती है वो कम हो जाती है। और एल्केलाइन सॉइल के अंदर क्या होता है, कैल्शियम के कारण जो है इसकी अवेलेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है ना, तो वो क्या है, इसी को बोल देते हैं अपने एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। तो फास्फोरस की जो अवेलेबिलिटी होती है वो किस पे होती है, न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है। तो इस मतलब न्यूट्रिएंट सारे हो जाएंगे, इसके बाद अपने एक क्लास के अंदर जो है सभी की जो पीएच वैल्यू है वो लिख लेंगे, कौन सा न्यूट्रिएंट कितने पीएच वैल्यू पे अवेलेबल होता है। ठीक है ना, तो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट को आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, फास्फोरस अवेलेबिलिटी in acidic soil, phosphorus availability is low in acidic soil due to aluminum and ferrous, and in alkaline soil phosphorus availability is low ड्यू टू, अब किसके कारण होगी, कैल्शियम, इज नॉन एज एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। इसको क्या बोल देते हैं अपने, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट बोल देते हैं। मतलब एसिडिक सॉइल के अंदर एल्यूमिनियम और फेरस है उसके कारण इसकी अवेलेबिलिटी कम हो रही है, और जो एल्कलाइन सॉइल है उसके अंदर कैल्शियम के कारण जो है इसकी अवेलेबिलिटी कम हो रही है, इसी को बोल दिया एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। ठीक है ना, तो इस चीज़ को याद रख लेना, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट को। इसके बाद में अपनी थर्ड न्यूट्रिएंट आता है पोटेशियम। कौन सा आता है, पोटेशियम। कौन सा है, पोटेशियम है। अब पोटेशियम की बात करो तो पोटेशियम क्या है, कैटायन है या एनायन, तो एनायन है। अवेलेबल फॉर्म क्या होती है, K+। ठीक है, और इसका इंडिकेटर प्लांट क्या है, पोटैटो, आलू होता है। ठीक है, और ये कंबाइंड है या अनकम्बाइंड, तो ये क्या है, अनकम्बाइंड है। एक मिनट वीडियो देख लेता हूँ मैं, फिर अपने इसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, 6-7 मिनट पड़े हैं, इतने में तो कर देंगे। पोटेशियम देखिए, पोटेशियम के फंक्शंस की बात करते हैं अपने। ठीक है, पोटेशियम का फर्स्ट फंक्शन क्या है,
अब देखिए इसको ट्रैफिक पुलिसमैन बोला जाता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रेंट इज ए ट्रैफिक पुलिसमैन, ठीक है, इन प्लांट। तो कौन होता है? पोटेशियम होता है, ठीक है। क्यों होता है? अब देखिए, क्योंकि ये क्या करता है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग पे इसी का ही रोल होता है, ठीक है ना। तो ये इसका रिस्पॉन्सिबल है स्टोमेटा क्लोजिंग एंड ओपनिंग का, इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिसमैन बोलते हैं। तो याद रखना कि इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज नोन एज, ठीक है, इज नोन एज ट्रैफिक पुलिसमैन। क्या बोल देते हैं इसको? ट्रैफिक पुलिसमैन बोल देते हैं। किसको? पोटेशियम को, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अब याद रख लेना कि फास्फोरस के अंदर लिख भी लेना आप ये पॉइंट, जो पोटेशियम होता है ना वो डायरेक्ट ड्रॉट रेजिस्टेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और जो फास्फोरस होता है वो इनडायरेक्ट जो ड्रॉट रेजिस्टेंस होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। डायरेक्ट मतलब कि पोटेशियम की कमी होगी, ठीक है, पोटेशियम जो होता है वो मतलब प्रतिरोधकता होती है उसको बनाए रखता है। इनडायरेक्ट का मतलब कि वो जो फास्फोरस होता है ना वो किसी एक कंटेंट को बढ़ाए रखेगा जिसके कारण प्रतिरोधकता बनी रहेगी, ठीक है ना। तो ये याद रखना है कि जो पोटेशियम होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट ड्रॉट रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्ट ड्रॉट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। आप उसके अंदर लिख लेना फास्फोरस के अंदर एक पॉइंट बना के कि इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनडायरेक्ट ड्रॉट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट की बात कर लेता हूं पोटेशियम के अंदर कि इसको क्वालिटी न्यूट्रेंट भी बोला जाता है, जैसे मैंने नाइट्रोजन में आपको बताया था ना। तो इट इज नॉन एज क्वालिटी न्यूट्रेंट, ठीक है। यदि सीधी क्वालिटी न्यूट्रेंट की पूछा जाता है तो पोटेशियम आंसर रहेगा, और यदि पूछा जाता है फॉडर और वेजिटेबल्स क्रॉप्स के अंदर तो कौन रहेगा? नाइट्रोजन जो है वो क्वालिटी न्यूट्रेंट रहेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉप लोडिंग एंड अनलोडिंग, सॉरी, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ फूड। और ये प्री पीजी का क्वेश्चन है। फोर्थ पॉइंट जो है कि लोडिंग और अनलोडिंग जो है फूड की, उसके लिए कौन सा न्यूट्रेंट रेस्पॉन्सिबल है? तो कौन सा है? पोटेशियम है। तो इसको नोट कर लीजिए आप, जो पोटेशियम है वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ फ्रूट्स, सॉरी फूड्स, ठीक है ना। तो ये इसके फंक्शंस हो गए 4, ठीक है। एक दो पॉइंट और है इसके अंदर मेन वो भी लिखा देता हूँ मैं। हिडन हंगर मैंने आपको कल की क्लास के अंदर बताया था कि हिडन हंगर क्या होता है। तो हिडन हंगर जो है वो क्या होता है, ज़्यादातर ये पोटेशियम के लिए बात लागू होती है कि जो पोटेशियम होता है इसकी डेफिशिएंसी के कारण क्या है, प्लांट की ग्रोथ तो रुक जाती है, प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, लेकिन सिम्टम्स शो नहीं होते। इसी को क्या बोल देते हैं अपने? हिडन हंगर, ठीक है। प्लांट की इस हैबिट को क्या बोल देते हैं? हिडन हंगर। एक पॉइंट और याद रखना, जो स्टार्च क्रॉप होती है जैसे शुगर केन हो गया, बनाना हो गया, पोटैटो हो गया, इनके अंदर क्या है, जो पोटेशियम होती है उसकी जो नॉर्मली से हाई क्वांटिटी की इनकी आवश्यकता होती है पोटेशियम की, है ना। इसलिए इनको बोल देते हैं पोटेशियम, जो इसको क्या बोला था, एक पॉइंट वो माइनस स्किप हो गया, इसको बोलते हैं पोटेशियम कंजप्टिव क्रॉप्स। हाँ ठीक है, पोटेशियम कंजप्टिव क्रॉप्स भी उनको बोला जाता है। लग्जरी कंजप्टिव क्रॉप्स किसको बोला जाता है? शुगर केन हो गया, पोटैटो हो गया और बनाना। इस पॉइंट को लिख लीजिए, इन स्टार्ची क्रॉप लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना
ठीक है। इन स्टार्ची क्रॉप लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, पोटेशियम अवेबिलिटी या पोटेशियम अमाउंट more required to normally these crops are potassium luxury consumptive crop। ठीक है, इनको क्या बोल देते हैं? पोटेशियम लग्जरी कंजप्टिव क्रॉप्स बोल देते हैं। किसको? जो शुगर केन हो गया, पोटैटो हो गया और बनाना। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जो पोटेशियम हो गया, जो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज पोटेशियम लग्जरी कंजप्टिव क्रॉप। तो कौन सी क्रॉप है जिनको पोटेशियम की नॉर्मली से ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट रहती है? तो कौन सी है? बनाना हो गया, शुगर केन हो गया और पोटैटो हो गया। ये स्टार्ची क्रॉप है जिनको ज़्यादा अमाउंट की आवश्यकता होती है पोटेशियम की। ठीक है ना। अब डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स